नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्र में गहरी पकड़ जिनकी है, देश की पॉलिसीज पर लंबे समय तक काम किया है, प्रोफेसर अरुण कुमार जेएनयू में प्रोफेसर रहे हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद। सर ये हम लोग तो सुन रहे हैं, जो सामान्य व्यक्ति हमारे जैसा जो अर्थशास्त्र नहीं जानता, कि जी आप हाँ, जैसे विद्वानों से सुन रहा है कि सर ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सर ये थोड़ा सा जी समझा हाँ। दीजिए ना, संकट क्या है सर, और क्या संकट आएगा अच्छा, और किस वजह से आ रहा है सर ये संकट? ऐसा है कि जो ये पश्चिम एशिया का क्राइसिस है, वहाँ पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, खासकर युद्ध तो हमारे यहाँ नहीं है, युद्ध तो वहाँ पे है, पर युद्ध के चलते हुए उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया की 20% गैस और क्रूड ऑयल निकलता है। तो दुनिया में जितना एनर्जी इस्तेमाल होती है, उसका 30% हमारा क्रूड और गैस होती है, और 30% का 20% बाधित हो गया है, जो निकल नहीं रहा। तो दुनिया में 6% की शॉर्टेज हो गई। अब आप थोड़ा बहुत उसको बढ़ा सकते हैं कि अमेरिका थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा, वेनेजुएला थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस कर देगा, सऊदी अरेबिया कुछ ईस्ट वेस्ट की लाइन इस्तेमाल करके वो वहाँ से रेड जो सी है उससे निकाल लेगा, पर फिर भी 4.5-5% की तो शॉर्टेज हो गई है। और वो जो शॉर्टेज है वो भारत को ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि भारत ही दुनिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स है, जो बड़े बड़े इम्पोर्टर हैं एनर्जी के, जो क्रूड के और जो गैस के। तो हमारा 85 से 90% क्रूड आता है जो बाहर से इम्पोर्टेड, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो पश्चिम एशिया से आता है। तो बाकी जगह का बाधित नहीं हुआ, पर जहाँ से स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तो हमारे यहाँ जो वो क्रूड और जो गैस वो आना बहुत कम हो गया। पहले जैसे 10 जहाज रोज आते थे, तो अब मुश्किल से हम गिनते हैं कि आज एक आ गया, कल एक आ गया। तो अब हम गिनती करते हैं, यानी कि जो पिछले 85 दिनों में अगर हमारे 850 जहाज आने चाहिए थे, तो आए होंगे शायद 30, 40, 50। तो क्रूड कम आया, गैस कम आई, है ना। और हम क्योंकि उसमें सक्षम नहीं है, हमने थोड़ा बहुत रूस का तेल हाई सीज पे खरीद लिया, अमेरिका ने छूट दे दी, पर वो भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बाकी सब देश भी तो खरीद रहे हैं ना। बाकी सब देश भी जो भी उपलब्ध है, क्योंकि सब जगह शॉर्टेज है। तो सिवाय जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनके छोड़ के बाकी सब जो इम्पोर्टेंट कंट्री है उनको सब शॉर्टेज आ जाएगी। और जो एनर्जी होती है उसके बिना आप उत्पादन नहीं कर सकते। मतलब आपको अगर जो खेती करनी है तो एनर्जी चाहिए, आपको कार बनानी है तो एनर्जी चाहिए, आपको डबल रोटी बनानी है तो एनर्जी चाहिए, आपको चिकन का फार्म रन करना है तो एनर्जी चाहिए। कोई भी चीज उत्पादन जब बिना एनर्जी के नहीं होता। और फिर आपका ट्रांसपोर्ट, आपने उत्पादन कर लिया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, उसमें भी एनर्जी चाहिए। फिर आपने जो घर में खपत की, तो खाना बनाने के लिए जब एनर्जी चाहिए, होटल गए, रेस्टोरेंट गए, वहां कंजम्पशन किया, वहां एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी की जब शॉर्टेज हो जाती है तो उत्पादन में कमी आ जाती है, और घरों में परेशानी हो जाती है कि आपको पर्याप्त मात्रा में गैस नहीं। तो जो गरीब आदमी है, जो 14 किलो का सिलेंडर 950 का था, उसको 4000 5000 देना पड़ गया। अब वो जैसे कि अभी नोएडा में बताया कि हम 10 11 12 हजार रुपए कमाते हैं, आपको एकदम से 4000 ज्यादा देना पड़े तो कहाँ से आएगा? आपके लिए तो इन्फ्लेशन रेट 40% हो गया, 10,000 में 4,000 अतिरिक्त हो गया, तो इन्फ्लेशन रेट आपके तो 40% हो गया। सरकार कहती है तो अभी तो 3.5-4% है, पर जो गरीब आदमी है उसके लिए तो बहुत ज्यादा हो गया। उसके डबल रोटी के दाम बढ़ गए, दूध के दाम बढ़ गए, जो चाय वो ढाबे पे लेता था 10 रुपए की, वो 15-20 हो गई। जो खाना वो ढाबे पे खाता था 50 रुपए की थाली, वो 80-90-100 की हो गई। तो यानी कि गरीब आदमी को सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा, जो कंजम्पशन पे जो हुआ। पर लेकिन क्योंकि जब शॉर्टेज होती है तो दाम बढ़ जाते हैं, तो एनर्जी के दाम बढ़ गए। आपका जो क्रूड है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो गैस है, उसके दाम 50%, ब्रेंट क्रूड 70 से 100 125 तक पहुंच गया, तो आपके 50% वो दाम बढ़ गए। तो जब एनर्जी के दाम बढ़ेंगे तो सब चीजों के दाम बढ़ेंगे। तो ये दोहरी मार है, एक तरफ तो एनर्जी की शॉर्टेज, तो आपका उत्पादन कम, दूसरी तरफ दाम बढ़ने से सब चीजों के दाम बढ़ने लगेंगे। और तीसरी चीज कि जो क्रूड ऑयल होता है, ये सिर्फ एनर्जी नहीं है,
इसमें बहुत सारी चीजें निकलती हैं। इसमें से सल्फर निकलता है जो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिससे माइनिंग में इस्तेमाल होता है। हीलियम इससे आती है, जो आपके कंप्यूटर चिप्स वगैरह के बनाने में हीलियम का इस्तेमाल होता है, और हीलियम बहुत बड़ी मात्रा में वहां से आ रही थी, गल्फ से। फिर फर्टिलाइजर, जो आपके खाने पीने के इस्तेमाल में, जो खाने पीने को उगाने के लिए फर्टिलाइजर चाहिए, तो एक तो बहुत बड़ी मात्रा में वहां से फर्टिलाइजर आता था, वो रुक गया, और दूसरा क्रूड की कमी होने से आपका जो घर में उत्पादन था फर्टिलाइजर का, वो कम पड़ गया। तो मैंने सुना है फर्टिलाइजर में भी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, लोगों को जो दाम है उसको ज्यादा देना पड़ रहा है फर्टिलाइजर के लिए। तो फर्टिलाइजर में कमी आने से खाने पीने के उत्पादन में कमी आएगी। फिर इसमें से केमिकल्स निकलते हैं जो आप दवाओं के बनाने का इस्तेमाल करते हैं, जो तो दवाओं की जो उसमें जो कमी हो जाएगी। फिर इसमें से प्लास्टिक्स बनाने की जो केमिकल निकलते हैं तो प्लास्टिक्स में कमी आ जाएगी। फिर आपका जो शर्ट है, जो कपड़ा है, उसके जो थ्रेड है, जो सिंथेटिक थ्रेड, वो जो यहाँ से निकलते हैं। तो यानी कि ये सिर्फ एनर्जी नहीं है, इसमें से इतनी सारी चीजें निकलती हैं जो इनपुट है बाकी और चीजों के उत्पादन के लिए, खाना पीना, ट्रैवल, ये वो, मतलब सभी चीजों की परेशानी। तो यानी कि ये जो सप्लाई शॉक है, सप्लाई शॉक में एनर्जी का भी है और साथ साथ और बहुत सारी चीजों का शॉक है। तो इसके चलते हुए ये होता है कि अर्थव्यवस्था धीरे होने लगती है, क्योंकि जब उत्पादन कम होने लगता है तो उसकी परेशानी आ जाती है। अब फिर साथ में क्या होता है कि आपका जो क्रूड आ रहा है, जो गैस आ रही है, उसको आपको ज्यादा पे करना है। हालांकि कम आ रहा है, क्योंकि 50% दाम बढ़ गया तो आपका जो इम्पोर्ट का बिल बढ़ गया, और उधर एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया, क्योंकि पश्चिम एशिया के देशों को हम 16% अपना एक्सपोर्ट जब भेजते थे, अब वहां पे ना जहाज जा रहे हैं ना हवाई जहाज जा रहे हैं, तो वो रुका हुआ है। तो एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट बढ़ गया, तो उसके चलते आपका फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो बढ़ गया। जब फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो बढ़ जाता है तो उससे रुपया कमजोर पड़ जाता है, तो रुपया गिरावट पे आ जाता है। तो वैसे ही युद्ध शुरू होते ही अनिश्चितता हो गई और रुपया गिरने लगा, अनिश्चित। पर इसकी वजह से, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पैसा डालता है, तो उसकी वजह से और गिरता है। फिर जब वो गिरने लगता है तो फिर जब आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जाने लगता है जो पहले आया हुआ है, क्योंकि उसका रिटर्न कम हो गया। उसका रिटर्न मतलब कि आपने जो उसको इंटरेस्ट पे किया, अब वो उसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा। अब रुपया गिर रहा है तो उसका रिटर्न और कम हो गया, तो वो डॉलर में रिटर्न कम हो गया। और दूसरी तरफ अमेरिका में वो टेक्नोलॉजी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही हैं, तो वहां पे रिटर्न बहुत हाई हो गया। इसलिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो पहले से ही बाहर जा रहा था, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नेगेटिव और जीरो के आसपास चल रहा था, वो भी वापस जाएगा। और फिर जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है जिन्होंने इंडिया में डिपॉजिट किया हुआ है, वो भी पैसा निकालेंगे कि भाई अगर हम वेट करते हैं तो हमें तो कम डॉलर मिलेंगे। और हमारे जो एक्सपोर्टर हैं वो कहेंगे कि जी अगर हम आज डॉलर लाते हैं तो हमें कम मिलेगा, तो हम वेट कर लेते हैं 1-2 महीने, तब लाएंगे तो डॉलर कम आने लगेंगे। और इंपोर्टर कहेगा कि जी दाम बढ़ जाएगा मेरा, और तो आज जल्दी जल्दी इंपोर्ट कर लो, तो डॉलर की डिमांड। तो ये सारे फैक्टर्स है ना, जिसमें रेमिटेंसेस भी आते हैं, इनकी वजह से डॉलर की कमी हो जाती है और फिर रुपया गिरने लगता है। और रुपया जब गिरता है तो अर्थव्यवस्था में और परेशानी आ जाती है, क्योंकि जब रुपया गिरेगा तो जो भी चीज आप इंपोर्ट करेंगे उसके दाम ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हो जाता है। तो यानी कि मैक्रो में अगर आप देखें तो कई तरह से आपके प्रोडक्शन पे, आपके प्राइसेस पे, आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, आपके रुपए के वैल्यू के, आपका इन्वेस्टमेंट का, सब चीजों पे कई तरह से असर पड़ता है। और इसका कोई काट नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ही आपको। आप एकदम तुरंत से ये नहीं कर सकते कि आप जहाँ पे अगर मोरबी में आपने गैस से आप जब सिरेमिक टाइल बनाते हैं, तो ये नहीं कि आप कोयले से बनाने लगे, वो चलेगा नहीं, है ना। उसके लिए तो बहुत बड़ा चेंज करना पड़ेगा, वो नहीं हो सकता है। तो एनर्जी जो है, आप ये जरूर कर सकते हैं कि अगर आप पहले घर में गैस से बनाते थे तो अब गांव में चले गए तो वहां पे लकड़ी से आप जो खाना बना लेंगे, तो थोड़ा बहुत ही होगा, लेकिन बड़े लेवल पे ये नहीं हो सकता चेंज, है ना। आपकी जो डीजल की बसेज हैं, ऐसे नहीं कि आप कल कोयले से बनाने लगेंगे या जो लकड़ी से जला के करने लगेंगे, या आपके रेलवे के इंजन जो हैं जो डीजल से चलते हैं उनको आप किसी और तरीके से चला लेंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक इंजन चले, पर मोटा मोटा वो कमी है ही। तो जब तक वो कमी रहेगी तो वो परेशानी होगी। और दूसरी तरफ हमने क्या किया है कि हमारे जो प्राइवेट रिफाइनर्स हैं वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो एक तो क्रूड कम आ रहा है और हम 35% उसका एक्सपोर्ट कर दिया हमने अप्रैल में, तो हमारी जो कमी है वो और ज्यादा कमी बढ़ जाएगी। तो हमें तो तुरंत रोक देना चाहिए था। हमने तो मार्च में ही सजेस्ट किया था कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये रोक दीजिए, जिससे कि हमारा क्रूड थोड़ा और लंबे समय तक चले।
नहीं तो क्रूड हमारा खत्म हो जाएगा तो फिर हमारी परेशानी बढ़ जाएगी। और तो ये कहा जाता है कि रिफाइनरीज के पास 7 दिन का क्रूड ऑयल होता है और हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है क्रूड का वो 9.5 दिन का है, तो 16.5 दिन के आपका है। और जो आपके रिफाइंड प्रोडक्ट हैं उनका भी कुछ पाइपलाइन वगैरह में होता है थोड़ा बहुत। तो ये मेरा मानना है कि वो खत्म होने वाला होगा, क्योंकि हमने जो करना चाहिए था 73 दिन पहले, वो 73 दिन बाद में प्रधानमंत्री ने अनाउंस करना शुरू किया, क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे, वो दाम नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, वो कहना नहीं चाह रहे थे कि क्राइसिस है। पार्लियामेंट में भी कहा नहीं, हम सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है। पर जब क्रूड दुनिया में कम हो गया जिसकी वजह से दाम बढ़े, या तो आप ये मान के चले कि दुनिया की शॉर्टेज खत्म हो गई, खत्म हो जाती तो क्रूड दाम वापस आ जाते $70 पे। वो क्यों $100, 105, 110, 120 चल रहे हैं, मतलब शॉर्टेज चल रही। और क्योंकि हम बड़े इम्पोर्टर हैं तो हमारी शॉर्टेज ज्यादा होगी, तो इसलिए हमारी जो शॉर्टेज है वो तो थी ही, पर सरकार ने वो एडमिट नहीं किया। तो जो कदम उठाने चाहिए थे तुरंत वो नहीं उठाए, उसकी वजह से आज परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। इसीलिए आप देखेंगे पिछले 10-12 दिनों में रोज कोई नया नया अनाउंसमेंट होता है, कभी शुगर का एक्सपोर्ट रोक दो, कभी सोने का कुछ कर दो, कभी लोगों को अपील करो कि भाई ऑस्टेरिटी बरतो। अब ये जो ऑस्टेरिटी की बात है, वो गरीब आदमी कहाँ ऑस्टेरिटी करेगा? जो 95%, 94% हमारे जो गरीब लोग हैं वो ना तो विदेश जाते हैं, ना सोना खरीदते हैं, ना उनके पास जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, है ना। तो हमारे जो जनता है वो क्या ऑस्टेरिटी है? तो हमारे जो 5% जो रिच अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास हैं वो ऑस्टेरिटी कर सकते हैं, वो उनका जो खर्चा जो गैर जरूरी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमें तो बड़े टारगेट करके स्पेसिफिकली इनको अपील करना चाहिए, ना कि एक जनता को एक जनरल अपील करें कि भाई आप अपना जो ऑस्टेरिटी बरतो। वो जरा ठीक नहीं लगता कि हम आम जनता को कहें, क्योंकि तो ऑलरेडी कमर कस के बैठा है, उसके पास तो खाना बनाने के लिए गैस नहीं आ रही, वो मतलब खाना दिन में 1 बार बना रहा है 2 बार की जगह, क्योंकि जिससे गैस बच जाए, है ना। तो इसलिए ऑस्टेरिटी की बात या सोना कम खरीदने की बात, वो तो हमारा जो समृद्ध समाज 5% है उसके लिए वैलिड है। राइट।